तो आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइक्लोन्स। तो साइक्लोन्स जब भी किसी एरिया में सडन लो प्रेशर इंटेंस लो प्रेशर जनरेट होता है, तब हमें साइक्लोन्स का देखने को मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो विंड की मूवमेंट रहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रहती है। अब जब एकदम से जो है लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो विंड का मूवमेंट भी सडन हो जाता है, काफ़ी स्पीड से होता है। ठीक है। अब लो प्रेशर में जो है हमें अपड्राफ्ट ऑफ विंड देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे साइक्लोन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो टेम्परेट साइक्लोन को जो है हम मिड लैटिट्यूड्स में देखते हैं, और ये जो है डायनेमिक मूवमेंट ऑफ विंड से बनते हैं। मतलब जो लो प्रेशर क्रिएट होता है वो डायनेमिक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ठीक है, डायनेमिक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। वहीं जब हम ट्रॉपिकल की बात करते हैं, तो ये हमें देखने को मिलते हैं इन लोअर लैटिट्यूड्स, जो कि थर्मल लो प्रेशर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे थर्मल लो प्रेशर क्रिएट होता है। इसके बाद हम आगे चले तो सर्कुलर मोशन ऑफ विंड्स इज एसेंशियल। मतलब क्या, जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें पता है अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, तो जितने भी अबव द सर्फेस जितने भी ऑब्जेक्ट रहते हैं उन्हें एक तरह का मूवमेंट फील होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जब विंड मूवमेंट करती है, तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट जाने के बजाय वो इस तरह सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करने लगती है, और इसी से हमारे साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। अब सर्कुलेटरी मोशन ऑफ विंड्स इज अ डिफरेंस इज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन इन नदर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब जो नदर्न हेमिस्फीयर में विंड की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंड की डायरेक्शन डिफरेंट देखने को मिलती है। अब नदर्न हेमिस्फीयर में जो है हमें एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन देखने को मिलता है, वहीं हमें सदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन की डायरेक्शन रहती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है। ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, तो हमें पता है कि जो विंड इस तरफ मूव करती है तो राइट साइड में करती है। ठीक है, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं एंटी साइक्लोन पे। तो हमें पता है लो प्रेशर पे जो विंड सक होती है, मतलब क्या, विंड साइड इस तरफ अट्रैक्ट होती है और इस तरह रोटेट करना स्टार्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे विंड आएगी, यहाँ पे रोटेट करेगी, इस तरह रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन जब हाई एंटी साइक्लोन की बात करें, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइजिंग एयर कॉलम हमें सिंकिंग एयर कॉलम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नई कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होते और क्लियर स्काइज रहते हैं। ठीक है, और ये हाई प्रेशर में जनरेट होता है। मतलब क्या, आउटवर्ड विंड का मूवमेंट रहता है, मतलब क्या, विंड बाहर जा रही है इस तरह से। तो नदर्न हेमिस्फीयर में हमें जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने को मिलता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने को मिलता है। तो साइक्लोनिक द विंड circulation around a low pressure is called cyclonic circulation. Around a high pressure it is called anticyclonic circulation. ठीक है। तो जब हमें विंड जो है हाई प्रेशर पे सर्कुलेशन देखने को मिलता है, जो एयर सर्कुलेशन जो है हमें हाई प्रेशर पे देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं हम एंटी साइक्लोनिक। और जो लो प्रेशर पे देखने को मिलता है हम बोलते हैं साइक्लोनिक। ठीक है। अब हम आगे चले तो एक चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हो प्रेशर सिस्टम साइक्लोन का देखते हैं फर्स्ट। तो यहाँ प्रेशर कंडीशन एट सेंटर क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। अब पैटर्न ऑफ विंड्स की बात करें, तो नदर्न हेमिस्फीयर में हमें डिफरेंट मिलता है, सदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंट मिलता है। नदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वही हमें सदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। अब एंटी साइक्लोन की बात करें, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर जोन पे क्रिएट होता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, और एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो यहाँ नदर्न, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर। इसके बाद हम आते हैं टेम्परेट साइक्लोन को डीप में समझते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन को जो हम फ्रंटल साइक्लोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंटेंस फ्रंटल डेवलपमेंट के कारण होता है। एज अ फ्रंटल डेवलपमेंट फॉर्मेशन कैन हैपन बोथ ओवर लैंड एंड सी। मतलब हमें ये दोनों जगह, लैंड और सी दोनों जगह देखने को मिलता है। Temperate cyclones can develop over both. Cyclonic disturbance moves from west to east under the influence of westerlies. ठीक है। अब हमें फ्रंटल साइक्लोन देखने को मिलता कहाँ पे, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है हमारा यहाँ पे। ये हमारा टेम्परेट रीजन है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आती है पोलर विंड्स,
और यहाँ से आती है हमारे पास सब ट्रॉपिकल विंड्स। और यहाँ पे सेंटर में देखने को मिलता है टेम्परेट रीजन, जहाँ पे साइक्लोन सबसे ज़्यादा फ्रंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कोल्ड फ्रंट, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वार्म फ्रंट। ठीक है, अब वापस से अपने जगह पे आते हैं। अब एवरी फ्रंट डजंट बिल्ड इनटू साइक्लोन, मतलब हर टेम्परेट जितने भी फ्रंट क्रिएट होते हैं ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन क्रिएट हो, लेकिन जहाँ पर भी टेम्परेट साइक्लोन क्रिएट होता है मतलब क्या, वहाँ फ्रंट जनरेट हुए हैं। फ्रंटोजेनेसिस इज एसेंशियल। Frontogenesis is more frequent and stronger when temperature difference between polar winds and tropical winds air mass is higher. Hence, more frequent and stronger during winters as compared to summers. For example, temperature difference का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे समझते हैं। पोल्स पे -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ट्रॉपिक्स पे है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस हुआ 45 डिग्री सेल्सियस। वहीं हम विंटर की बात करें तो हमें देखने को मिलता है पोल्स पे -45 डिग्री सेल्सियस, ट्रॉपिक्स पे हमें देखने को मिलता है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हुआ 65 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, विंटर में हमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है डिग्री डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में हमें विंटर के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलते हैं। वहीं जब हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर में तो हमें समर सीजन में जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इमेज के थ्रू डायग्राम को हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट। अब कोल्ड फ्रंट क्या करेगी, वार्म फ्रंट पे पुश करेगी, मतलब जो वार्म एरिया है उसको कवर करने की कोशिश करेगी। तो जब यहाँ पे कवर होगा तो कुछ वार्म एरिया इस तरह से हटने लग जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। करेक्ट। अब हमें पता है जब भी वार्म जो कोल्ड एयर है वो हमेशा सरफेस से लग कर चलेगी। कोल्ड फ्रंट है, सरफेस से अटैच होते हुए चलेगा, जबकि वार्म फ्रंट का अपलिफ्टमेंट होगा। अब यहाँ पे हमें एक बात समझनी है, यहाँ पे डायनामिक प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। मतलब क्या, जब भी विंड का अपलिफ्टमेंट होता है मतलब दो विंड इस तरह से आपस में टकरा रही है तो ये ऊपर की तरफ उठेगी। करेक्ट, मतलब ये जो रीजन है ये है लो प्रेशर जोन। करेक्ट। अब जब यहाँ पे कोल्ड एयर इस तरह कवर करती है तो विंड का एकदम से अपलिफ्टमेंट शुरू होता है और धीरे धीरे ये इंटेंसीफाई शुरू। अब जब यहाँ पे इस तरह अपलिफ्टमेंट विंड का हो रहा है तो मतलब क्या, जो लो प्रेशर कंपेयर टू यहाँ पे जो लो प्रेशर है उससे ज़्यादा लो प्रेशर यहाँ पे है। करेक्ट, यहाँ पे जो है लो प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू दिस। अब यहाँ पे लो प्रेशर बढ़ गया है। अब जब वार्म एयर ऊपर जा रही है तो हमें यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस, मतलब क्या, यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो विंड की हमें याद है तो वर्टिकल मोशन होता है, काफ़ी ज़्यादा वर्टिकल अपलिफ्टमेंट होता है। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है काफ़ी सी पफी शेप में होते हैं, तो हमें वर्टिकल क्लाउड्स देखने को मिलते हैं क्यूमुलोनिम्बस। अब यहाँ पे लो प्रेशर इंटेंसीफाई होगा, यहाँ पे इसी तरह और ज़्यादा होगा इंटेंसिफिकेशन, और ज़्यादा होगा तो मतलब कि एक सर्कुलेशन धीरे धीरे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम एयर का देख सकते हैं, इस तरह कोल्ड फ्रंट है, धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, जब इस इमेज में आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में कोल्ड एयर मूव कर रही है और आपस में विंड सर्कुलेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है इस तरह। ठीक है, अब सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इसी के साथ वापस से यही चार्ट में हम वापस समझते हैं। इन द इंटायर रीजन वार्म एंड कोल्ड फ्रंट रीजन राइजिंग एयर कॉलम हमें देखने को मिलता है। अब जब राइजिंग एयर कॉलम देखने को मिलता है तो लो प्रेशर ऑन द ग्राउंड सरफेस विल अट्रैक्ट मोर विंड्स, मतलब और ज़्यादा विंड जो है अट्रैक्ट होती है, जिससे क्या होता है फर्दर एनर्जाइजेशन ऑफ द फ्रंट्स, जिससे क्या होता है फ्रंटल एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, फ्रंटल डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एक्सेलरेटेड राइज ऑफ एयर, मतलब एयर का जो मूवमेंट है अपलिफ्टमेंट का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे और इंटेंसिफिकेशन होता है और ज़्यादा लो प्रेशर ऑन द ग्राउंड क्रिएट होता है। तो क्या है, विशियस साइकिल क्रिएट होती है और वर्चुअस साइकिल क्रिएट होती है साइक्लोन के लिए। ठीक है, अब इसके साथ हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं साइक्लोनिक डेवलपमेंट। तो इसमें जो भी साइक्लोनिक डेवलपमेंट है, विंड स्पीड एंड स्ट्रेंथ ऑफ साइक्लोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लो प्रेशर, मतलब जितना ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा उतना ज़्यादा साइक्लोन डेंजरस और आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग अ साइक्लोनिक डेवलपमेंट इंटेंसिफिकेशन ऑफ लो प्रेशर ऑकर्स, जिसके कारण सडन से एकदम से जो लो प्रेशर और ज़्यादा गिर जाता है और साइक्लोन फॉर्म होता है। ठीक है, अब बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है,
तो जब भी सडन लो प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब क्या, 24 घंटे में जो है 24 मिली बार/MB प्रेशर क्रिएट हुआ है, लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, तो एकदम से जो है साइक्लोन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग विंड्स बिकम वेरी डैमेजिंग। मतलब विंड की जो मूवमेंट है एकदम से काफ़ी बढ़ जाती है। हमें पता है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा जो है विंड का स्पीड होगी, उतनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी। इंटेंसिटी ऑफ विंड हमने अभी ऊपर देखा, विंड स्पीड एंड स्ट्रेंथ ऑफ साइक्लोन, दोनों ही इंटेंसिटी ऑफ लो प्रेशर देखने को मिलते हैं। मतलब अगर ज़्यादा लो प्रेशर ज़्यादा एकदम सडन क्रिएट होता है तो विंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इसके बाद हम आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। तो ये जो क्रिएट होता है वो थर्मल लो प्रेशर जोन की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, साइक्लोन, अब इसकी नेमिंग जो है, मतलब बेसिस ऑन एरिया, मतलब कहाँ क्रिएट हुआ है उसके बेसिस से हम उसका नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोन जो है हम इंडियन ओशन में बुलाते हैं, हरिकेन्स जो है अटलांटिक ओशन में इसको हम बुलाते हैं, टाइफून्स जो है इसको हम वेस्टर्न पैसिफिक इन साउथ चाइना सी में बुलाते हैं, विली विली जो है इसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बुलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक कंसेप्ट समझते हैं लेटेंट हीट का। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉलिड आइस का पीस है। ठीक है, अब जब ये सॉलिड आइस का पीस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो थोड़ा टेम्परेचर खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब क्या, जब आइस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है और आप थर्मामीटर से इसको मेजर करोगे तो एक पॉइंट पे जो है लिक्विड में कन्वर्ट तो होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होता दिखेगा हमें थर्मामीटर में। मतलब क्या, कुछ टेम्परेचर जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है खुद की स्टेट चेंज करने में, ठीक है, तो सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में जो हीट एब्जॉर्प्शन हुआ मतलब हीट कंज्यूम हुई। अब सेम प्रोसेस जो है लिक्विड टू गैस में भी होता है, मतलब कुछ पोर्शन जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। अब जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो मतलब क्या, गैस टू लिक्विड जब कन्वर्ट होगा तो मतलब इस पोर्शन में जो है हीट रिलीज होगी। करेक्ट, हीट क्या होगी, रिलीज होगी, रिलीज्ड। और सेम लिक्विड टू सॉलिड में भी होगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं, पहले तो हमारे यहाँ ओशन में इंटेंस लो प्रेशर ऑन द सी सरफेस जनरेट हुआ है ड्यू टू इंटेंस हीटिंग। सी सरफेस में इंटेंस हीटिंग की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। अट्रैक्ट मॉइस्ट विंड्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, मतलब जिसकी वजह से मॉइस्ट विंड्स जो है वार्म एयर वो सराउंडिंग से अट्रैक्ट होती है। ठीक है, मॉइस्ट विंड। अब यही विंड और ज़्यादा हीटअप होती है और राइज करती है, अपलिफ्टमेंट होता है। अब इसका स्पायरल मैनर में होता है अपलिफ्टमेंट। ऑन हायर एल्टीट्यूड क्या होता है, बिगिंस टू कूल डाउन। जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं एडियाबैटिक एक्सपांशन, हमें एक्सपांशन देखने को मिलता है एल्टीट्यूड पे, जो तो कूल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। मॉइस्ट विंड व्हेन दे कूल डाउन, जब भी कूल डाउन होती है तो रीच टू पॉइंट ऑफ सैचुरेशन एंड अंडरगो कंडेंसेशन। मतलब क्या, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स। मतलब वेपर जो है जिन्होंने हीट एब्जॉर्ब करके गैसियस फॉर्म में थे, अभी गैस टू लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। मतलब क्या, यहाँ पे हमें हीट रिलीज देखने को मिलेगी। इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। मतलब क्या, जब साइक्लोन क्रिएट होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन तो हमें लेटेंट हीट रिलीज करता है वो। इसी को हम बोलते हैं क्या है, हीट इंजन। इसी को हम बोलते हैं हीट इंजन। मतलब क्या, एक्सेस हीट एक्यूमुलेट इन द सेंटर। जब ट्रॉपिकल साइक्लोन इस तरह क्रिएट होता है, इस तरह ऊपर जा रहा है, तो सेंटर में जो है हमें लेटेंट हीट देखने को मिलती है, हीट रिलीज देखने को मिलता है, एक्यूमुलेट इन द सेंटर, पुशेस द सरफेस बाय सिंकिंग एयर। मतलब जो लेटेंट हीट है वो सरफेस पे पुश होती है एक सिंकिंग एयर के फॉर्म में। मतलब बाहर सराउंडिंग से क्या है, एयर जो है इस तरह ऊपर जा रही है सर्कुलर स्पैन में, सर्कुलर मैनर में, स्पायरल मैनर में, और सेंटर से जो एयर जो है नीचे आ रही है और जो है काफ़ी ज़्यादा हीटअप है, हीटेड एयर है, वार्म एयर है। अब लो प्रेशर गेट इंटेंसिफाइड, मतलब क्या, पहले ही यहाँ पे वार्म एयर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थी, अब और ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। ठीक है, और लो प्रेशर मतलब क्या, ये और ज़्यादा विंड को अट्रैक्ट करेगा, ये सारी विंड वापस से हीटअप होगी, गेट हीटेड अप और राइज ऊपर की तरफ उठेगी। अब यहाँ पे जो ये विंड है वापस से जो है हीट को रिलीज करेगी, अब जिससे जो है लो प्रेशर और ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं हीट इंजन। अब डायग्राम के फॉर्म में समझ सकते हैं, डायग्राम के फॉर्म में कि यहाँ से जो है विंड आ रही है, सर्कुलेशन फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है यहाँ से। इसको सेंटर को हम बोलते हैं आई, और काम क्लियर स्काई। मतलब सेंटर में क्या है, एकदम ड्राई विंड है। मतलब क्या, जो भी मॉइस्चर है वो उसके सराउंडिंग्स में क्रिएट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, और हमें क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड।
लेकिन सेंटर में क्या है, लेटेंट हीट है और ड्राई विंड है, मतलब एकदम सूखी विंड है, कोई मॉइस्चर इसमें नहीं है। मतलब क्या, ये विंड सिंक करेगी एयर कॉलम की वजह से। इसका एक डायग्राम यहाँ पे भी है, ये रहा, कि वार्म एयर है जो अपलिफ्ट हो रही है, और जो यहाँ पे सिंक लेटेंट हीट जो क्लाउड से रिलीज हो रही है, ये क्लाउड जब कंडेंस हो रहे हैं सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, एयर वाटर वेपर जो है, तो कंडेंस होके ये जो एयर है वो सिंक कर रही है, मतलब लो प्रेशर जो है इंटेंसिफाई हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।